हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जो कि हम रिवाइज कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ जानकारियां हैं। यदि आपको ज्वाइन करना है, 5 टेस्ट रहेंगे। 2 टेस्ट हो चुके हैं, बाकी 3 टेस्ट बचे हैं। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये भी आप लोग जान लीजिए कि यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि प्रीवियस टेस्ट आपको नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे प्रीवियस टेस्ट भी। तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य आयोग के सदस्यों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना है। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्लीज़ टेक कॉपी एंड पेन विथ यू। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आयोग के सदस्यों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो कम से कम 2 महिलाएं, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन अपने से पढ़ें और आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? यहाँ पे आपका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, इसलिए आंसर हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो जान गए हम। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है। लेकिन राज्य आयोग के बारे में हमको कुछ जानकारी होना ज़रूरी है। तो राज्य आयोग के बारे में कौन सी धारा में उल्लेख है? तो धारा 16 में राज्य आयोग के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, धारा 16 के अलावा जो आपको जानना है वो ये है कि 16(1) क्या बोलता है कि राज्य आयोग का गठन राज्य सरकार करेगी। कौन? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फूड कमीशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है धारा 16(2). ठीक, 16(2) में क्या होता है? धारा 16(2) में बोला गया है इनके सदस्यों के बारे में। उल्लेख कहाँ पे दिया हुआ है? 16(2) में है। उसमें बोला गया है कि राज्य आयोग में अध्यक्ष होंगे, ठीक है, चेयरपर्सन होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे, अदर मेंबर्स होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे, साथ में मेंबर सेक्रेटरी होगा। मेंबर सेक्रेटरी मतलब सदस्य सचिव। ठीक है, सदस्य सचिव ऐसा होना चाहिए कि जो संयुक्त सचिव के पंक्ति से कम का नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, ये हो गई इनके बारे में जानकारी, यानी कि राज्य आयोग में ये लोग होंगे। अब इनमें से जो है, इनमें ही कोई 2 महिलाएं होना अनिवार्य है और एक अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है और एक अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। इसीलिए यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही हैं और लास्ट इसीलिए आंसर आपका इस क्वेश्चन का बना है 4। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा राज्य आयोग के बारे में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य आयोग के सदस्यों को पदच्युत करने का उल्लेख कौन सी धारा में है? रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन इज गिवन अंडर विच सेक्शन? कौन सी धारा में है? तो यहाँ आपका आंसर है 16(9), यानी कि सेक्शन 16(9) में रिमूवल के बारे में गिवन है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लें कि बाकी ऑप्शंस क्या बोलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 16(6)(b). ठीक है, यानी कि धारा 16 का 6(b) वो क्या है? उसमें बोला गया है कि जो ये राज्य आयोग होते हैं उनको स्वसंज्ञान लेने की पावर होती है, यानी कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस वो ले सकते हैं।
सुओ मोटो कॉग्निजेंस किसके लिए ले रहे हैं? यदि उनको पता चलता है कि कोई भी हकदारियों को वो जिस खाद्यान्न की पात्रता रखते हैं और उनको वह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो यह स्वसंज्ञान ले सकते हैं। देखिए, यदि कोई कंप्लेन किया है तो लेंगे ही, लेकिन इनके पास पावर है कि ये स्वसंज्ञान ले और वो पावर कहाँ पे उल्लेख है उसके बारे में 16(6)(b) में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16(4) में। तो 16(4) में क्या बोला गया है? तो बोला गया है कि ये जो इनके मेंबर हैं, यानी कि जो अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं, वह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि यदि 5 साल हो गया तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर 65 साल के वो हो गए तो रिटायर हो जाएंगे। साथ में इसमें बोला गया है कि ये जो है इन एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि इनकी पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है। ठीक है, मान करके चलो कि ये 65 वर्ष की नहीं हुए और 5 साल की इनकी जो है अवधि पूरी हो गई, तो मान के चलो अभी 2 साल इनका और बचा है, यानी कि ये 63 ईयर्स के हैं। तो क्या करेंगे ये, और इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं। ये कहाँ पे बोला गया है? 16(4) में बोला गया है, यानी कि धारा 16(4) में बोला गया। ठीक है, अब आता है धारा 16(19). तो धारा 19, 16 नहीं, धारा 19। तो धारा 19 में क्या बोला गया है? अभी मैंने आपको बताया राज्य आयोग के बारे में 16 में दिया है। ठीक है, तो और 19 में ज्वाइंट फूड कमीशन, यानी कि संयुक्त खाद्य आयोग के बारे में गिवन है। तो संयुक्त खाद्य आयोग क्या होते हैं? संयुक्त खाद्य आयोग होते हैं यदि कोई भी 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके किसी भी खाद्य आयोग का गठन करें तो उनको हम बोलेंगे ज्वाइंट फूड कमीशन, संयुक्त खाद्य आयोग। तो क्या ऐसे ही कर लेंगे, जब भी इच्छा हुआ तो बस अपने से कर लिए क्या? नहीं, केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही ये जो है संयुक्त खाद्य आयोग का गठन हो सकेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसके बारे में जानकारी धारा 19 में दी गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब अधिसूचित हुआ? देखिए, आपको अक्सर डाउट रहता है, अधिसूचित, लागू और अनुमोदन, ये 3 चीज है। ठीक है, पारित तो आप लोग को पता है कि पारित मतलब वो होता है कि कभी भी जब भी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया कोई भी बिल, जिसको हम बोलते हैं विधेयक। ठीक है, तो कोई भी विधेयक जब भी पारित हो जाता है तो उसके बाद जब उसको राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर अपनी अनुमति प्रदान करते हैं तो हम बोलते हैं राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया। एसेंट जो मिलती है, एसेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? एसेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जब एसेंट, तो एसेंट को हम बोलते हैं अनुमोदन। ठीक है, तो जिस भी दिन एसेंट स्वीकृति दे दिए तो हम बोलते हैं अनुमोदित हो गया। ठीक है, अनुमोदित जैसे ही होता है तो बोला जाता है कि वह विधेयक जो है वह पारित हो गया, यानी कि आज से वो अधिनियम बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अधिनियम बन गया। फिर आप अब यदि पूछते हैं अधिसूचित फिर क्या होता है, तो अधिसूचित मतलब होता है कि जिस भी दिन से वह राजपत्र में प्रकाशित हो जाए। ठीक है, जिस भी दिन से वह राजपत्र में प्रकाशित हो जाए, यानी कि पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल गैजेट, उसको हम बोलेंगे अधिसूचना। ठीक है, यानी कि वह अधिसूचित हो गया। फिर लागू क्या हुआ? इम्प्लीमेंट, यानी कि अब वह लागू कब से हुआ। ठीक है, तो वो उसको बोलेंगे हम इम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से समझ में आया 3 चीज। फिर उसके बाद जो होता है कि यहाँ पे जो आपका आंसर है अधिसूचित कब हुआ, तो अधिसूचित हुआ है 10 सितंबर 2013 को। ठीक, लेकिन लागू कब हुआ आपसे यदि पूछा जाएगा तो आपका आंसर बनेगा 5 जुलाई 2013। कैसे बना? ये इस तरह से बनेगा कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है ना, ये हमारे देश में आया कैसे। सबसे पहले आप ये जानो, हालांकि आप सेशन में यदि आपने वीडियो लेक्चर्स फॉलो किया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। आज आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको चीज़ें सब याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो जब ये क्या हुआ है,
5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा आया था। ठीक है, फिर उसके बाद 26 अगस्त 2013 को यह लोकसभा से पारित हुआ। फिर 2 सितंबर 2013 को यह राज्यसभा से पारित हुआ। फिर 10 सितंबर 2013 को इसको 3 चीजें याद रखना, ठीक है। 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति यानी कि स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है, राष्ट्रपति का एसेंट प्राप्त हुआ, प्रेसिडेंट एसेंट इसको 10 सितंबर को मिली है। फिर साथ में यह उसी दिन जो है राजपत्र पर प्रकाशित हो गया। जिस दिन राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी उसी दिन यह राजपत्र में प्रकाशित हो गया, इसीलिए बोला गया है कि यह अधिसूचित 10 सितंबर को हुआ। लेकिन जब ये अधिसूचित किए हैं तो उसमें बोला गया था कि यह लागू कब से होगा, जब राष्ट्रपति ने जिस भी दिन अपना अध्यादेश जारी किया था यह उसी दिन से लागू हुआ माना जाएगा। इसीलिए यह पहले से लागू हो गया, अधिसूचना से पहले ही बोला गया कि यह लागू है। समझ में आया? आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है पोषण मानक का प्रावधान किस समूह के लिए है? प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स आर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? 6 मास से 3 वर्ष के आयु समूह के बालक, 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बालक, गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं, उपरोक्त में से सभी। तो पोषण आहार यानी कि पोषण मानक का प्रावधान किसके लिए है? इन सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स है यानी कि पोषण मानक का प्रावधान दिया किस में है? तो यह अनुसूची 2 में इस गिवन है। ठीक है, अनुसूची 2 जो है ये जो है बोलती है पोषण मानक। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएफएसए 2013 निरसित करता है, यानी कि यह जो है क्या क्या चीजें रिपील कर दिया। ठीक है, तो सीजीएफएसए 2012, सीजीएफएसए मतलब छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है 2012। फिर उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के अधीन की गई पात्र गृहस्थियों की पहचान। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के अधीन की गई कोई कार्यवाही। तो यह निरसित किसको किया? सबसे पहले आंसर में आ जाते हैं हम, तो आंसर है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 को निरसित किया। ठीक है, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया हुआ है ये पहले जान लीजिए। तो इसके बारे में प्रावधान है धारा 45 में, निरसन एवं व्यावृत्तियां, रिपील्स एंड सेविंग्स किस में दिया है? धारा 45। ठीक है, निरसित साथ में इसमें क्या बोला गया? इसको तो निरसित किया किसको? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013, यानी कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया राष्ट्रपति लाए थे। ठीक है, कब लाए थे? 5 जुलाई 2013 को। इसको तो निरसित कर दिया यानी कि हटा दिया, लेकिन ये साथ में बोला गया है कि इसके तहत जो भी पात्र गृहस्थियों की पहचान की गई होगी या फिर कोई कार्यवाही की गई होगी तो वह यथा उचित लागू रहेगी, इनको निरसित नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीपीडीएस के अधीन सहायता प्राप्त कीमतों का उल्लेख है, सब्सिडाइज्ड प्राइस अंडर टीपीडीएस इज मेंशन्ड इन, किस में दिया हुआ है? धारा 44 में, धारा 13 में, अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 में। तो टीपीडीएस के अधीन सहायता प्राप्त कीमतों का उल्लेख किस में दिया है? यहाँ आंसर में आते हैं हम, तो आंसर है आपका अनुसूची 1। अभी मैंने क्या बताया आपको? अनुसूची 2 किसके बारे में बोलती है? अनुसूची 2 बोलती है आपको पोषण आहार मानक, पोषण मानक के बारे में अनुसूची 2 में है। तो लेकिन सब्सिडाइज्ड प्राइस यानी कि सहायता प्राप्त कीमतों पर लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का किस में दिया हुआ है? अनुसूची 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो साथ में ये इसमें क्या दिया हुआ है कि क्या क्या मिलता है, यानी कि सब्सिडाइज्ड प्राइस में मिलता क्या क्या है? तो मिलता है चावल, गेहूं और मोटे अनाज। ठीक है, इतने मिलते हैं। ठीक है, राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन। दर क्या है इनकी? तो इसकी है, चावल की दर है
₹3 प्रति किलो। क्या है? ₹3 प्रति किलो। गेहूं की क्या दर है? ₹2 प्रति किलो। और मोटे अनाज की क्या दर है? ₹1 प्रति किलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, और बाकी धाराओं को भी देख लेते हैं, है ना, कि बाकी धारा क्या बोलती है। तो आता है धारा 44। तो धारा 44 में बोला गया है अपरिहार्य घटना। क्या बोला गया है? अपरिहार्य घटना। इसका मतलब क्या हुआ? अपरिहार्य घटना मतलब अनफोर्सीन एक्ट्स। अब एग्जाम में यदि आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो भी अपरिहार्य घटनाओं का उल्लेख है उनमें सम्मिलित है, क्या क्या है, ये आपको नोट करना है। नोट करोगे आप लोग क्या, कि जो भी अपरिहार्य घटना है, धारा 44 की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अपरिहार्य घटना है उसमें सम्मिलित है वॉर यानी कि युद्ध हो जाए, या फिर बाढ़ आ जाए फ्लड, ठीक है, या फिर सूखा पड़ जाए ड्रॉट, ठीक है, या फिर फायर यानी कि कहीं पे आगजनी हो जाती है, ठीक है, फायर आगजनी, फिर उसके बाद साइक्लोन आ जाए, ठीक है, साइक्लोन आ जाए, या फिर कहीं पे भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए। तो ये किस में डिफाइन है? धारा 44 में इनके बारे में उल्लेख है। साथ में उल्लेख करते हुए क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि यदि ऐसी परिस्थिति होती है तो क्या होगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी खाद्यान्न उपलब्ध कराती है पात्र गृहस्थियों को, उसके लिए वो दायी नहीं होंगी, यानी कि खाद्यान्न प्रदाय के दायी नहीं होंगी। नॉट लायबल फॉर एनी क्लेम। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई क्लेम नहीं कर सकते हो कि आप अभी नहीं पहुंचाए हो। अरे मान के चलो कि जहां पे ये अपना रखे हैं खाद्यान्न वहां पे ही आग लग गई, ठीक है, तो इस तरह की बात किस में की गई है? धारा 44 में, ठीक है। बाकी देख लेते हैं धारा 13। तो धारा 13 में क्या बोला गया है? तो धारा 13 में पहले देखते हैं हम। सबसे पहले धारा 13 आपको याद रखना है कि धारा 13 कौन से अध्याय में है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जब पढ़ाया था तब भी बोला था। तो धारा 13 जो है अध्याय 6 में है। किस में है? अध्याय 6। और याद करो वो किसके बारे में बोलता है? महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वीमेन एम्पावरमेंट तो है, लेकिन क्या बोले हैं उसमें? आपको याद आ रहा होगा, राशन कार्ड के बारे में बोले, यानी कि महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बनेगा। वो कैसी महिलाएं होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन और जो आपको आज जाननी है वो ये है कि जो ये धारा 13 में महिला सशक्तिकरण के बारे में जो प्रावधान है उसमें 13(1) में क्या है? मान लो ऐसे करके आ गया तो आपको याद रहना चाहिए ना कि क्या है। तो धारा 13(1) में बोला है कि राशन कार्ड बनाएंगे। क्या राशन कार्ड बनाएंगे? किसके नाम पे? महिलाओं के नाम पर बनाएंगे। और वो कौन सी महिलाएं होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं होनी चाहिए। फिर धारा 13(2) में क्या बोला गया है? यानी कि धारा 13(ख) में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि मान के चलो कि घर में जो है 18 वर्ष से अधिक की कोई महिला नहीं है, तो किसके नाम पे बनेगा? याद करो, किसी भी पुरुष के नाम से। और वो कोई भी पुरुष हो जाएंगे क्या? नहीं, वो भी जो है एल्डेस्ट होने चाहिए, यानी कि घर के बड़े होने चाहिए, उनके नाम पे बनेगा यह राशन कार्ड। और जब कोई बालिका है मान के चलो घर में, और वो जब 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसके नाम पे वो राशन कार्ड ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पे दिया है? धारा 13(2) में। याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंत्योदय अन्न योजना आरंभ हुई, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अंत्योदय अन्न योजना लाई किसके द्वारा, कौन लाया इसको है ना, किसके द्वारा लाई गई है? तो यह केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाया है, ठीक है, इस योजना को। तो ये कब लॉन्च कब हुई? तो यहाँ पे सही आंसर है 25 दिसंबर 2000 को। कब? 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्याह्न भोजन योजना किस धारा के अंतर्गत संचालित है? मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर विच सेक्शन? धारा 4(a) में, धारा 4(b) में, धारा 8 में या धारा 5(b) में,
ठीक है, तो किस में है आपको ये बताना है। तो यहाँ सबसे पहले आंसर आपको बता दिया जाए, आंसर है आपका सेक्शन 5B में। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लें, यानी कि मिड डे मील स्कीम के बारे में तो जान लिए, ठीक है, यानी कि 5B में इसके बारे में उल्लेख है। और बाकी चीज़ जान लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले याद कैसे करना है ये बताया जा रहा है आपको, ठीक है, रिवीजन थ्रू MCQ है ना, तो MCQ बस करवाती रहूँगी और आपको कुछ चीज़ जाएगा नहीं दिमाग में तो क्या कोई मतलब का होगा क्या, नहीं, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। आप पढ़ क्यों रहे हो, जैसे याद हो जाए ना, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, तो सबसे पहले आपको ये जो चीज़ याद रखनी, यहाँ आंसर तो जान गए 5B में है, लेकिन 5 में धारा 5 में बोला क्या गया है इसको सुनो। तो धारा 5 में जो है बोला गया है कि सभी बालक, कौन से बालक, 14 वर्ष तक के बालक, कौन से बालक, 14 वर्ष तक के बालकों को पोषणीय हकदारियां यानी कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पोषणीय हकदारियां के बारे में किस में दिया हुआ है, धारा 5 में दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी धारा क्या है, बाकी धारा बोलती हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं 4A में। 4A में बोला गया है कि जो भी प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ्स तक, जो भी यानी कि जो भी गर्भवती स्त्रियों को, ठीक है, किसको, गर्भवती स्त्रियों को, और 6 माह तक के यानी कि गर्भावस्था के 6 माह के बाद, ठीक है, तो क्या बोला गया है, उनको फ्री में क्या दिया जाएगा, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, कहाँ से, लोकल आंगनबाड़ी से, कहाँ, लोकल आंगनबाड़ी से क्या करवाया जा रहा है, फ्री मील, ठीक है, किस में दिया हुआ है, 4A में, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू विमेन, और विमेन कैसी होनी चाहिए कि वो जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए जो पोषणीय सहायता है वह किस में दिया हुआ है, धारा 4 में दिया हुआ है। लेकिन धारा 4 के अंतर्गत जो क है उसमें बोला गया है कि गर्भावस्था और शिशु जन्म के 6 मास तक, क्या, गर्भावस्था और शिशु जन्म के 6 मास तक क्या करवाएंगे, ये निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे, फ्री मील, कहाँ से, लोकल आंगनवाड़ी से, समझ में आ रहा है, स्थानीय आंगनवाड़ी से ये क्या करवा रहे हैं, फ्री मील, निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 4B। 4B में क्या है, 4B में मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट मतलब क्या होता है, प्रसूति सहायता, प्रसूति फायदा, ठीक है, प्रसूति फायदा के बारे में कहाँ उल्लेख है, 4B में मैटरनिटी बेनिफिट, और क्या बोला गया है, कम से कम 6,000 रुपए उपलब्ध कराएंगे, कम से कम। लेकिन आपको जो याद रखना है कि ये जो है एक साथ पकड़ा देते हैं क्या, नहीं, इंस्टॉलमेंट में देते हैं, किस में देते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाएगा, मैंने आपको, ये तो आपको पता होगा इंस्टॉलमेंट में लेकिन आपको ये याद रखना है कि यह इंस्टॉलमेंट को निर्धारित कौन करता है, तो केंद्र सरकार, याद रखना है ना, राज्य सरकार नहीं निर्धारित करती है कि कितनी इंस्टॉलमेंट और क्या देना है, केंद्र सरकार इसके बारे में निर्णय लेती है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया कि इंस्टॉलमेंट में तो दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट की राशि होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद धारा 8 में आ जाओ, तो धारा 8 में क्या है, धारा 8 में बोला गया है यानी कि खाद्य सुरक्षा भत्ता, खाद्य सुरक्षा भत्ता मतलब फूड सिक्योरिटी अलाउंस, और कौन देता है, याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि फूड सिक्योरिटी अलाउंस कौन देता है, खाद्य सुरक्षा भत्ता राज्य सरकार देती है, ठीक है। यहाँ से सभी चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्यान्न का अर्थ है, तो क्या है, चावल, गेहूं अथवा मोटे अनाज, उचित दर दुकान से प्राप्त खाद्यान्न, केंद्र सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न या राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न। तो क्या है, इस खाद्यान्न का अर्थ क्या है, तो आपको तो पहले याद आना चाहिए कि ये परिभाषा है, तो परिभाषा किस में दी हुई होगी, धारा 2 में,
ठीक है। अब मान के चलो खाद्यान्न पूछा है और बोला है कि खाद्यान्न का उल्लेख किस धारा में है। दो तो याद हो गया, लेकिन खाद्यान्न किस में है? तो खाद्यान्न जो है धारा 2(5) में है। किस में? सेक्शन नंबर 25 धारा 2(5) में इसका उल्लेख है खाद्यान्न का। आंसर में आ जाए कि आंसर क्या है इसमें, तो आंसर है आपका चावल, गेहूं अथवा मोटे अनाज। यही खाद्यान्न है, क्योंकि आप पूरे अधिनियम में पढ़े होंगे कि यही उपलब्ध कराते हैं ये पात्र गृहस्थियों को, इसी की पात्रता रखते हैं हर कोई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र किस धारा के तहत आता है? इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज मेंशन अंडर विच सेक्शन? धारा 29, 14, 15 या 28? तो आपका सही आंसर क्या है? पहले आंसर टिक कर लो अपना कि इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म किस में दिया हुआ है? धारा 14 में। किस में दिया है? धारा 14 में इसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लें कि किस में क्या क्या दिया हुआ है। तो बाकी ऑप्शन ये है कि धारा 15। तो धारा 15 में क्या है? धारा 15 में है जिला शिकायत निवारण अधिकारी। क्या? जिला शिकायत निवारण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, DGRO, जिसके बारे में आप सुने होंगे। ठीक है, मान लो आ गया कि DGRO का उल्लेख किस में है, तो आपको याद रखना है कि धारा 15 में है। ठीक है, फिर उसके बाद 28 और 29 भी देख लेते हैं कि 28 और देखिए ये जो सेशन है और जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऐसे ही नहीं सेट किए गए हैं। ये ऑप्शन आपको जो चीज़ याद करना है फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन में वही है, यानी कि जो एग्जाम में आने लायक है कि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वैसे तो कोई नहीं जानता कि आने क्या वाला है, आप अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। वो ये है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन को आप लोग याद करके रखो। ठीक है, इसलिए ध्यान से, इसलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और कॉपी पेन लेके बैठो। तो 28 और 29 देख लेते हैं। ठीक है, तो 28 में क्या बोला गया है? 28 में बोला गया है सोशल ऑडिटिंग के बारे में प्रावधान है। सोशल ऑडिटिंग मतलब होता है सामाजिक संपरीक्षा। क्या होता है? सामाजिक संपरीक्षा का उल्लेख जो है धारा 28 में है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है धारा 29। तो धारा 29 में बोला गया है सतर्कता समितियों का गठन। क्या? सतर्कता समितियों का गठन, यानी कि सेटिंग अप ऑफ विजिलेंस कमिटी। क्या? विजिलेंस कमिटी, सतर्कता समितियों का गठन। एक बात और याद रखो, एक चीज जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो है धारा 27। तो धारा 27 में क्या बोला गया है कि टीपीडीएस के अभिलेखों का प्रकटीकरण। क्या? टीपीडीएस के अभिलेखों का प्रकटीकरण, यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टीपीडीएस। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया आपको? जब 27 नहीं लिखा था तो मैंने क्यों बताया? इसलिए बताया कि धारा 27, 28 और 29 ये तीनों जो हैं अध्याय 11 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर आते हैं? ये तीनों जो हैं चैप्टर 11 में आते हैं, अध्याय 11 में आते हैं। और अध्याय 11 में क्या बोला गया है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या बोला गया है अध्याय 11 में? अध्याय 11 में बोला गया है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नोट कर लीजिए, है ना, जिसमें 27, 28 और 29 यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही। क्या? पारदर्शिता और जवाबदेही जो है अध्याय 11 में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन देखें कि बस यहीं पे ख़त्म करें, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे आपको नोट्स मेकिंग हो गई है। तो बाकी इसी में हम लोग और भी, यदि आपको और इसकी प्रैक्टिस करने तो और भी आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सभी क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।